अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर एंड वी हैव ऑलरेडी बल्क ऑफ एपिसोड्स रिगार्डिंग द वेरी वॉर और बहुत सारे हमने सेशंस किए, मगर रिसेंट जो अबरब पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एक्सीजेंसी आ गई, जिस वजह से हमने बहुत सारे सेशंस थी वो हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर और ये जो रिजीम चेंज गवर्नमेंट अमेरिकन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हमने बहुत सारे सेशंस की। नाउ वी आर moving back towards the Russia-Ukraine war, which seems expanding in the entire Europe. And Europe has been engulfed by this miserable war, which is mounting by each passing day. तो हम इस हवाले से डिस्कस कर लेंगे कि अब तक कहाँ पहुँचे और रशिया की इन्वेजन को अब से कई महीने हो गए हैं, मगर अपने खातिर रशिया डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड second highest sophisticated military power failed to achieve its ambition since so far. What was the main reasons and the problems Russia faced during her way, and what America want to pursue in the Eastern Europe and peculiarly across the globe to hinder the progress of Russia, China and all emerging powers who are going to be making obstacles in the way of American dominancy. इस सवाल से हम बात कर लेंगे। और रशिया ने कल वार्न किया है और नेटो अलायंसेस को रशिया नेटो अलायंसेस को रशिया हमेशा से लैमेंट करते आ रहे हैं। यह आपको पता होना होगा कि हमारे ऑडियंस को कि नेटो एक्सपेंशनिज्म के ख़िलाफ़ रशिया हमेशा से आवाज़ उठाता रहा, क्योंकि सोवियत यूनियन की कलेप्स के बाद नेटो ने जिस तरह से अलायंस बनाए और रशिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर लिए, और रशिया का ये मौक़िफ़ है कि वो नेटो का अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन में स्पेशली यूक्रेन उनके लिए एक इनएविटेबल पार्ट है, जहाँ से होकर वो रेड सी तक के लिए और रसाई हासिल कर लेते हैं, क्योंकि रशिया के जो पोर्ट्स होते हैं वो 4-5 महीने के लिए फ्रीज रहता है। उसके लिए यूक्रेन उसके लिए बहुत इनएविटेबल पार्ट है। इस हवाले से अगर थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो हमें पता चलता है कि 2014 में रशिया प्रो रशियन स्पीकर्स, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर डोंबास रीजन में है, वहाँ पर लुहांसिक और डोनेट्स्क के एरिया को मिलाकर डोंबास कहा जाता है, उसमें एक एनेक्सेशन हुई। क्राइमिया को रशिया ने एनेक्स किया 2014 में और अपने कस्टडी में ले लिया और वहाँ पर फ़ौज भिजवा दी है। इसके ऊपर यूक्रेन ने रिजर्वेशन का ऐलान किया और यूरोपियन यूनियन ने बॉयकॉट का ऐलान कर लिया। और इसके द पैसेज ऑफ टाइम डोंबास के रीजन में रिबेलियन एक्ट्स हुए, उन्होंने रशिया के फेवर में रेफरेंडम का ऐलान कर लिया, और जिसके बाद अमेरिका और इसके एलाइंस ने इस रेफरेंडम को इलीगल करार देते हुए इंटरनेशनल लॉ with the passage of time, NATO want to expand her, dominance in the region by, with her so-called alliances, और वो काफ़ी इस चीज़ को फ्यूल कर रहे हैं और रशिया को उकसाया वार पर। अभी उन दोनों के बीच में वार हो रहे हैं और रशिया की जो सेकंड जो एस्पेक्ट है, एनर्जी जो जाती है यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ को रशिया की जानिब से एनर्जी सप्लाई होते हैं, वो अब बहुत एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं यूरोप में। वो अब इस दलदल में फंस चुका है कि किस तरह से इस वॉर को अगर जारी रखते हैं तो और भी प्रॉब्लम है, बंद करते हैं तो अमेरिकन अपना डोमिनेंसी नेटो अलायंसेस में जो जाना चाहते हैं यूक्रेन, रशिया इसको जाने के लिए बिल्कुल इसको मानने के लिए रशिया इज़ नॉट एग्री एट ऑल। दे वांट रादर यूक्रेन इन देयर पार्ट, और वो चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया के साथ रहें, उसके साथ ना जाएं अमेरिका के साथ और नेटो अलायंसेस में ज्वाइन ना कर लें। कल रशिया एक और मुल्क जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था रशिया के बॉर्डर के ऊपर है, फिनलैंड हैज़ ऑल्सो कॉल्ड टू ज्वाइन NATO alliances, and also the Sweden is also considering to join NATO alliances. इस हवाले से तो एक ये वॉर फैलता जा रहा है यूरोप के अंदर, एक एक्सीजेंसी का फ़ज़ा है, और there is going to be great distress in upcoming era as well if the war is not stopped or there is not going to be any consensus or table talks or any sort of political solution to this issue. We can see the international power who are accusing or blaming the developing countries for their distress, terrorism and other activities, but when it comes to their situation, their lust and their materialistic goal pursuance, they seems much greedy and egoist in their nature. Still the war is ominous, and thousands of lives have been taken away mercilessly, either from the Russian side or from the Ukrainian side. Ukraine is supported by America, Britain, France,
एंड इन तमाम ममालिक मिलिट्री आर्म्स एमुनिशन के ज़रिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जदीद लड़ाके अमेरिका की तरफ से सारी चीज़ें खेप उनको जा रही है और रशिया ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड पावर है इन दोनों के बीच। मगर हैरानकुन तौर पर एस्टोनिशिंगली वी कैन नॉट सी एनी मैसिव प्रोग्रेस बाय रशिया डिस्पाइट सच ग्रेट सोफिस्टिकेशन। तो इस हवाले से जो टर्किश ड्रोन था, इस तरह के मगरिब के साख्ता तैयारे थे, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने यूनिक अंदाज में इस्तेमाल किया और अब तक रशिया अपने कीव को जो कैपिटल सिटी है व्हाट वी कैन से जो यूक्रेन का कैपिटल सिटी कीव है इसको कैप्चर करने में अब तक नाकाम नज़र आते हैं और दोनों साइड से हज़ारों फ़ौजियों का कीमती जानों का ज़िया हो चुका है और इसके अंदर सिविलियन भी काफ़ी हद तक क्रश हो रहे हैं और ये बड़ा डेवलपमेंट है। और यूनाइटेड नेशंस ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत वो रशियन एग्रेशन को कर्ब करना चाहते हैं। अगर हम रशियन एग्रेशन की बात करें, अमेरिका की एग्रेशन की बात ना करें, ये भी इंजस्टिस है। अमेरिका की एग्रेशन हमें एक इसकी प्रोलॉन्ग हिस्ट्री नज़र आती है, इधर इन सीरिया, यमन, मिडिल ईस्ट और इन एशिया। यू कैन सी हर utmost vengeance, revenge towards peculiarly towards the Muslim countries in breaking down the Middle East, fueling the Arab Spring, so-called Arab Spring, and dethroning the existing legitimate governments from various countries. And we can see now even distress and a dismal picture in these states after the invasion of America. On the other hand, she is fueling the terrorist organization. Even the Secretary of State of that time, Henry Clinton, also accepted and embraced this issue that America was behind creating ISIS. तो इस हवाले से हमें एक कन्फ्यूजन, एक हिपोक्रेसी, एक मगरबी एक नेशंस की खुसूसन अमेरिका जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, ये हमें एक खुले अंदाज में नज़र आते हैं। रिसेंटली अलजज़ीरा के जो रिपोर्टर है जो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए वो आवाज़ उठा करती थी, उसको किल किया गया ज़ायोनिस्ट फोर्स ने और उसकी जब आवाज़ उठाई जा रही तो अमेरिका कह रहे हैं कि आपको ऐसे आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्या दुनिया में एक ही सहाफ़ी मर चुके हैं। देखें किस तरह से अपना नेचर बदलते अपने मकासद के ऊपर आते हैं, तो ये भयानक चेहरा उनका सामने आ जाता है। और कल जो फिनलैंड ने बड़ा ऐलान किया कि वो ज्वाइन कर लेंगे नेटो अलायंस को, रशिया ने बड़े सीरियस अंदाज में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, स्पोक्समैन ने रिपरकशंस का, सीरियस रिपरकशन का इसने वार्निंग दी है। ईस्टर्न यूक्रेन में यूक्रेन हैज़ क्लेम्ड टू रिट्रीव मैनी एरियाज। इसके अलावा मैं अल्जज़ीरा को बता रहा हूँ, यूक्रेन ने ऐलान किया कि उन्होंने जो रशिया ने कैप्चर किया था उन तमाम बहुत सारे इलाकों को उन्होंने रिट्रीव कर लिया है और वो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और सेकेंडली जो एनर्जी क्राइसिस है, इसके हवाले से ये बड़े परेशान हैं मगरिब यूरोप, क्योंकि जर्मनी हो गया, पॉलिश हो गया, आपकी बरतानिया हो गया, तमाम को गैस इक्वली रशिया से जाते हैं। रशिया इज द लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सो दे आर डिवाइडेड वेदर वी हैव टू बॉयकॉट रशिया कम्प्लीटली और वी नीड टू गो फॉर टेबल टॉक्स। तो इस हवाले से अगर इफ़ वी गो फॉर बॉयकॉट देन व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन इन सब्स्टिट्यूटिंग द गैस क्राइसिस which is now mounting at the highest, at the apex in the Europe। तो ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन और पैंडेमिक की वबा ने इसको और भी तकवीत दी है। और सेकेंडली रशिया हैज़ सो फॉर रशिया हैज़ यूज्ड 780 मिसाइल्स इंक्लूडिंग क्यू। इंडियन टाइम्स के मुताबिक रशिया ने अब तक 780 से ज़ायद मिसाइल्स जो सोफिस्टिकेटेड दागे हैं यूक्रेन के ऊपर, उनके कैपिटल सिटी कीव को मिलाकर, तो इस तरह से बहुत से सिविलियन एरियाज़ भी इसके जद में आ गए हैं। और जो अमेरिका कभी चाइना को प्ली कर रहा था इस वॉर में, धकेलने वाला भी ख़ुद अमेरिका है, इसके बाद वो बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए चाइना को रिक्वेस्ट करता है कि इसमें से किसी न किसी तरह मसालिहत कर ले। जब मसालिहत की तरफ आने लगती है तो अमेरिका पीछे से फिर एक और मसला खड़ा कर रहा है और दोनों के बीच मसालिहत होने नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें वो चाहते कि जो नेटो है उसकी एक्सपेंशनिज़म और बढ़े। और एक्चुअली सेकेंड एस्पेक्ट ये था कि चाइना के जो बढ़ती हुई एमर्जिंग सिचुएशन थी, इसकी पूरी दुनिया की नज़र उसकी तरफ गामजन थी। तो अमेरिका का एक प्लान था कि क्यों न दुनिया की नज़र को एक इस वॉर की तरफ ले जाएं और अमेरिका रशिया के और चाइना के जो अलायंसेस है उसको वहाँ पर मसरूफ़ रखा जाए और चाइना के लिए वहाँ पर इंडियन ओशन में भी ऑब्स्टेकल्स पैदा कर ले और अमेरिका अपने मकासद को अचीव कर ले। इस तरह से उसका भी एक सेकंड ऑप्शन ये था कि जियोपॉलिटिकल जो मोटिव से उसको अचीव करने के लिए वो काफ़ी तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी थिंक टैंक्स बनाते हैं, जो कि डिवेलिश उनका जो सोच है, जो आर्किटेक्ट्स हैं
जो उसको बनाते हैं और किसी भी हद तक मोरालिटी को क्लैप्स करके आगे कर गुजरते हैं। अफ़गान वॉर आपके सामने है, मिडिल ईस्ट आपके सामने है, इराक, लीबिया, सीरिया, ये तमाम चीज़ें अमेरिका ने प्री प्लान किए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। फुकुयामा की बुक आप पढ़ लें और हेनरी किसिंजर की बुक पढ़ लें, ये इन तमाम चीज़ों से आपको वाज़ी हो जाती है कि किस तरह से अमेरिका अपने मकासद को अचीव करने के लिए दुनिया में डिस्ट्रेस पैदा कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी मुस्लिम कंट्रीज स्टिल blindly believing and following their structure of democracy. Rather, we don't have our own say and we do not believe in the sovereignty of God Almighty Allah genuinely. When we come to the faith and discipline and the unity of the Muslim, obviously there's a great segregation until and unless we, firmly, are attached to the string of Allah, we will not have our, futuristic goals. तो सेकेंडली अगर हम बात कर ले तो दूसरे वहाँ पर फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन ने जो फिनलैंड की जो ऑफ़र है कि उन्होंने किस तरह से उन्होंने बताया कि हम नेटो को ज्वाइन कर लेंगे, तो रशिया के लिए उसके बॉर्डर पर थे, रशिया के लिए बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि अमेरिकन एक्सपेंशन और भी बढ़े। तो फिनलैंड ने जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट किया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो रशिया की जानिब से इसकी रिजेक्शन आए हैं। और जो यूरोपीय यूनियन है इसमें काफ़ी बहस व मुबाहिसा है इसको लेकर क्या किया जाए। अब ये वॉर अनएंडिंग सिचुएशन की तरफ गामजन है जिसका पूरा खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। और रशिया ने बहुत सारे अपने ऑयल और दूसरे एनर्जी सेक्टर पर पाबंदी आयद कर ली है, प्राइवेट सेक्टर सभी की वो मगरिब के लिए ऑयल गैस सप्लाई नहीं करेंगे। और कुछ अरब ममालिक को भी इवन रशिया को भी प्रेशराइज़ किया है कि वो किसी भी तरह से आगे रशिया की ऑयल और गैस को सब्स्टिट्यूट करने नहीं दिया जाएगा, जिससे एनर्जी क्राइसिस और बढ़ेगी, कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ने लगेगी और मेंटल डिस्ट्रेस की तरफ दुनिया जाएगी। और जो जेनेवा कन्वेंशन वहाँ पर एक हुआ उसके अंदर रिसेंटली उसमें जो बिल पास किया गया रशिया के ख़िलाफ़ 32 अरकान ने इसके रशिया के ख़िलाफ़ दिया, 2 ने फेवर किया रशिया के और 12 अनडिसाइडेड रहा। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया था पहले, ये 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसमें से रशिया को सस्पेंड किया गया है। और यूँ रशिया को एक इकोनॉमिक आइसोलेशन की तरफ धकेलना चाह रहे हैं अमेरिका। आप पहले वाले अपने डायरेक्ट वॉर अमेरिका ने किसी के साथ नहीं खेला, वो इकोनॉमिकली किसी भी कंट्रीज़ को दिवालिया बना देते हैं, फिर इसके बाद उसमें इन्वेट करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। मगर रशिया के साथ टाकरा लेना यकीनन अमेरिका के लिए दूसरे कंट्रीज़ की तरह आसान एक हदफ नहीं होगा। रशिया हैज़ अ ग्रेट से इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो गैस क्राइसिस यूरोप में है इसको लेकर डिवीज़न है यूरोप के अंदर, विद इन द यूरोप, EU के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी डिवीज़न है। कुछ कहते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुक़ फिर से बहाल किया जाए। टेबल टॉक्स के हवाले से ज़ेलेंस्की है जो यूक्रेन की प्रेसिडेंट, उसने माना है कि हम रशिया के साथ किसी भी टेबल पर बैठने के लिए तैयार है, मगर रशिया अपने ट्रूप्स पहले वापस बुलाएं और जो माहदे उसकी पासदारी कर ले। रशिया का कहना है कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन, अगर यहाँ पर फिर से नेटो छा जाते तो हमारे लिए आगे वॉर्म्स, वाटर, इस तरह के आगे मगरबी मंडियों में रसाई मेरे लिए महदूद हो जाएंगी। जिस तरह से हमें तल्ख तजुर्बा है कि हमने फॉल ऑफ सोवियत को देखा हुआ है, किस तरह से मगरब ने हमारे टुकड़े किया, तो वो मज़ीद अपनी इस चीज़ पे समझौता करने के लिए नहीं तैयार। इवन कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर जो डेटरेंट पावर से फोर्स थे उनको भी रेड अलर्ट जारी कर दिया था, इस स्टेज पर जाने के लिए तैयार है। तो इस बीच में कौन आ सकते हैं जो यहाँ पर निगोसिएशन कर ले? यकीनन उन पावर्स को चाहे यूनाइटेड नेशंस को चाहे कुछ ऐसी रेजोल्यूशन निकालें जिससे दोनों के बीच में एक अच्छे साजगार फ़ज़ा कायम हो। खैर, यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन फेल्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल गोल्स रिगार्डिंग पैलेस्टाइन कोस्ट और कश्मीर और लुहानसिक में जो डोंबस के एरिया में काफ़ी क्राइसिस जारी है। इसके अलावा स्वीडन भी ये सोच रहा है इफ़ Finland can go and join the NATO bloc, and obviously we will also go for that position because we want to get ourselves protected by the Russian invasion or any sort of distress in the future. तो हर कोई कंट्री अपने इंडिपेंडेंस की बात करे। अब पहले वाले सब्जुगेशन वाला दौर गुजर गया, जितने दिन गुजरते जा रहे हैं हर अपने लिबरेशन की बात करते हैं, मगर इसको डिक्टेट करने वाला सबसे बड़ा अलमिया है कि अमेरिका रहा, जो कि इन कंट्रीज़ को फ्यूल करते हैं ईदर थ्रू मिलिट्री सपोर्ट और फाइनेंशियली और इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये बड़ा डिस्ट्रेस है रशिया के लिए भी, ये रिजर्वेशन है। वो कहते हैं अमेरिका हमें सबक देने वाला कौन है? ऑक्यूपेशन के हवाले से खुद अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इसके बड़े भयानक चेहरे रहे हैं। बहुत सारे ममालिक की उन्होंने लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को उन्होंने गिराया है। तो हम अमेरिका की डिक्टेशन मारने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे लिए फेवरेबल होगा हम
किसी भी तरह नेटो को यहाँ पर पिनपने नहीं देंगे। अब क्रेमलिन में स्पोक्समैन पर्सन का कहना था ये अमेरिका का जो एक्ट है जो फिनलैंड को फ्यूल करने का, ये मगर विथ इन द यूरोप ये और भी बढ़ावा दे सकते हैं। हम किसी भी वक्त हम अपने प्रोटेक्शन के लिए आगे हद तक जा सकते हैं। दिस एक्ट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर रशिया एंड फॉर द यूरोपियन कंट्रीज इफ फिनलैंड गोज फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ नेटो अलायंसेस। और पेंटागन स्पोक्समैन ने इस फिनलैंड के कदम को सराहा है और कहा है कि दे कैन गो फॉर देयर ओन चॉइस एंड जॉइन नेटो एट एनी टाइम। इस तरह से अगर आप ओवरऑल इसका एक जिस्ट देखें, खुलासा देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि एक बेचैनी सी मिडिल ईस्ट से जो बेचैनी थी वो अब धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप में शिफ्ट हुआ है कि दुनिया के सारे पावर्स की कंसंट्रेशन अब वहाँ पर है। किस तरह से ये वॉर वाइड स्केल पे जा सकती है और एनर्जी क्राइसिस किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को और अजीरन बना सकती है, और अमेरिका कब अपने हेजेमोनिक सिचुएशन से पीछे आएंगे और दुनिया को जीने देंगे। और रशिया की साइड से जो चीज़ें हो रही है, उन इन्वेट हो रही है, वो कब तक बंद होगा, और रशिया की जो रिजर्वेशन है उसको अमेरिका कितना हद तक दूर कर सकते हैं, और इससे चाइना के ऊपर कितने असरअंदाज हो सकते हैं, अमेरिका क्या कामयाब हो सकते हैं चाइना को प्रेशराइज करने में, और दुनिया की तवज्जो यहाँ से चाइना की इन्फ्लुएंस इमर्जिंग पावर से हटाकर जंग की तरफ माइल करने में। सिंस सो फार अमेरिका हैज़ फेल्ड बोथ मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली combating China in all aspects, we can see the progression of Chinese influence across the world through OBOR, CPEC and another gigantic powers. And China has so far succeeded in playing with soft power against America. And American think tanks are at sea and 6th and 7th to how to play with Chinese power, because American policy was based on force and coercion, and every country has lamented American aggression. तो आने वाले दौर इंशाअल्लाह इंडिपेंडेंट का दौर होगा, हर कोई ममालिक अपनी फॉरेन फ्री एंड फेयर फॉरेन पॉलिसी की बात करेगी। तो आने वाले दौर पीस और स्टेबिलिटी का दौर हो, और अमेरिकन ऑक्यूपेशन ख़त्म हो हर जगह, और लोग अपने खुददारी की बात कर ले तमाम ममालिक, ताकि दुनिया में अमन अमान हो। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल ब्रिंग यू मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। जस्ट स्टे ट्यून टू माय चैनल, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।